गंगापुर नामक एक गांव था, जहां पर किशोर अपनी पत्नी सीमा और बेटे विजय के साथ रहता था। किशोर का परिवार बहुत ही गरीब था। किशोर एक ढाबे पर काम किया करता था और विजय दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करता था। एक दिन की बात है, किशोर को घर आने में काफी देर हो गई। घर आते ही किशोर की पत्नी सीमा उससे कहती है, विजय के बापू, आज आपने घर आने में बहुत देर कर दी। क्या बताऊं सीमा, आज ढाबे पर कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, इसीलिए सेठ जी ने मुझे छुट्टी ही नहीं दी। पिताजी, सेठ जी आपसे कितना काम करवाते हैं, लेकिन आपकी पगार बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते। उन्हें आपकी पगार बढ़ाना चाहिए। हाँ बेटा, बात तो तू सही कहता है, लेकिन ठीक है, वो हमारे अन्नदाता हैं। बरसों से उनके दिए हुए पैसों से ही हमारा गुजारा चलता है। हाँ, आप वो काम छोड़कर दूसरा कोई काम करना भी तो नहीं चाहते। हमारे दादा परदादा भी वही काम किया करते थे, और फिर विजय के दादाजी भी तो वही काम करते थे, इसीलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, दादाजी से याद आया, आज तुम लोग पिताजी से मिलने गए थे क्या? अरे, आपको याद नहीं क्या? आज तो इतवार है और इतवार को ससुर जी नहीं मिलते। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। पिताजी, क्या आप भी नहीं जानते कि हर इतवार को दादाजी कहाँ जाते हैं? नहीं बेटा, ये तो कोई भी नहीं जानता। दरअसल विजय के दादाजी एक सन्यासी थे और वो गांव के किनारे एक कुटिया में रहा करते थे। वैसे तो वो हमेशा ही अपनी कुटिया में मिलते थे, परंतु हर इतवार को वो न जाने कहाँ चले जाते थे और ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि वो हर इतवार को आखिर जाते कहाँ हैं। अगले दिन किशोर सुबह जल्दी उठकर अपनी पत्नी और बेटे विजय के साथ दादाजी से मिलने पहुंचा। उसने अपने पिताजी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद सब लोगों ने उनसे बहुत सारी बातें की, उन्हें खाने पीने की कुछ सामग्री दी और फिर वापस आ गए। वापस आकर किशोर बोला, अच्छा सीमा, मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चलता हूँ। सेठ जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन विजय के बाबू, आपने तो कुछ खाना भी नहीं खाया। कम से कम खाना तो खा लीजिए। नहीं सीमा, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए मैं नहीं रुक सकता। अब मैं रात को वापस आकर ही खाना खाऊंगा। पिताजी, आप तो सेठ जी के ढाबे पर ही काम करते हैं ना, तो आप खाना वहीं खा लिया कीजिए। बेटा, सभी लोगों का दिल हमारी तरह बड़ा नहीं होता। सेठ जी के ढाबे पर मैं काम जरूर करता हूँ, परंतु मुझे वहाँ खाना खाने की इजाजत नहीं है। लेकिन तू मेरी चिंता मत कर, शाम को हम सब बैठकर साथ में खाना खाएंगे। और ऐसा कहकर किशोर काम पर चला जाता है। जैसे ही किशोर सेठ जी के ढाबे पर पहुंचता है, सेठ जी उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, किशोर, इतनी देर से क्यों आए तुम? ये तुम्हारा घर नहीं है कि जब मन करे मुंह उठाकर आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। माफ करना सेठ जी, आज मैं अपने पिताजी से मिलने चला गया था, इसीलिए मुझे देर हो गई। मैं अभी सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर किशोर अपने काम में लग गया। इसी तरह सेठ जी बात बात पर किशोर की बेइज्जती किया करते थे और उसे उल्टी सीधी बातें भी सुनाया करते थे। एक दिन की बात है, किशोर ढाबे पर खाना बना रहा था, तभी सेठ जी आए और बोले, किशोर, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, तुम जल्दी से उन्हें खाना परोस दो। जी सेठ जी। किशोर ने सेठ जी के दोस्तों को जल्दी जल्दी खाना परोसा, लेकिन अचानक से एक थाली सेठ जी के दोस्त के ऊपर गिर गई। सेठ जी का दोस्त आग बबूला हो गया और वो गुस्से में बोला, अंधा हो गया है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? खामखा मेरे कपड़े खराब कर दिए, नौकर कहीं का। सेठ जी भी बहुत गुस्सा होने लगे और बोले, इन नौकरों की यही औकात होती है, कुछ ना बोलो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं। इसे तो मैं काम से बाहर ही निकाल दूंगा, ये इसी लायक है। विजय किसी काम से अचानक वहां आ गया था और ये सारी बातें वहां खड़ा होकर सुन रहा था। विजय आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, सेठ जी, आपको कोई अधिकार नहीं है मेरे पिताजी की इस तरह से बेइज्जती करने का। और पिताजी, आप क्यों इनकी इतनी बातें सुन रहे हैं? आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं यहाँ आपको एक मिनट भी काम नहीं करने दूंगा। विजय अपने पिताजी को लेकर वहां से घर चला जाता है। घर जाकर विजय के पिताजी उससे कहते हैं, बेटा विजय, तुम मुझे अपने साथ ले तो आए हो, लेकिन अब हमारा घर कैसे चलेगा?
सेठ जी के दिए हुए पैसों से तो हमारा घर चलता था। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। विजय ये बातें कर ही रहा था कि तभी गांव के एक बच्चे ने उन्हें आकर खबर दी। आप लोगों को साधु महाराज ने अपने पास बुलाया है। ऐसा कहकर वो बच्चा वहां से चला गया। तभी किशोर अपनी पत्नी से बोला, पता नहीं पिताजी ने हमें क्यों बुलाया है, चलो चलकर देखते हैं। सभी लोग साधु महाराज के पास जाते हैं। साधु महाराज अपने पोते से कहते हैं, बेटा अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं ब्रह्मलीन होने जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास भगवान के आशीर्वाद से ऐसी शक्ति है जिससे मैं बादलों की सैर कर सकता हूँ और बादलों को अपने वश में कर सकता हूँ, और हर इतवार मैं बादलों की सैर पर जाता हूँ। तुम मेरी तरफ से ये अंगूठी रख लो, मेरे बाद मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी हो जाएंगी। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं और हवाओं में लीन हो जाते हैं। अगले कुछ दिनों बाद एक दिन विजय घर की गरीबी से परेशान होकर बाहर चांद की रोशनी में बैठा हुआ था। तभी उसे उसके दादाजी की कही हुई बात याद आई और वो अपनी अंगूठी से बोला, ए जादुई अंगूठी, मुझे बादलों की सैर करवाओ। विजय का ऐसा कहना ही था कि वहां पर एक बादल आ गया। विजय उस बादल पर खड़ा हो गया और वो बादल विजय को लेकर उड़ गया। बादल विजय को बादलों के अंदर लेकर गया। विजय ने बादलों की सैर की और फिर अपने आप से कहा, अरे वाह, मैंने तो सोच लिया है, अब मैं इन्हीं बादलों पर एक ढाबा खोलूंगा, बादलों का ढाबा। और अगले दिन विजय ने उन्हीं बादलों पर जादुई बादलों का ढाबा खोल लिया। उसके माता पिता ये देखकर बहुत खुश थे। उसके बाद विजय कुछ बादल लेकर धरती पर आया और वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बादलों के ढाबे पर खाना खाइए और बादलों की सैर करिए। उस बोर्ड को पढ़कर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक आदमी ने कहा, क्या सचमुच तुम्हारा ढाबा बादलों पर है? हाँ, मेरे दादाजी के आशीर्वाद के कारण मेरा बादलों पर ढाबा है। तो ठीक है, हमें भी तुम्हारे ढाबे पर खाना खाना है, लेकिन हम तुम्हारे ढाबे तक पहुँचेंगे कैसे? ये सुनकर विजय ने कुछ बादलों को नीचे बुलाया और उन सभी को उन बादलों पर खड़े होने का इशारा किया। सभी लोग उन बादलों पर खड़े हो गए और वे सारे बादल उड़ते हुए उन सभी लोगों को विजय के बादलों के ढाबे तक ले गए। सभी लोगों ने खाना खाया, विजय को पैसे दिए और फिर बादलों ने उन्हें वापस धरती पर छोड़ दिया। अब तो रोज ऐसा होने लगा। दूर दूर से लोग विजय के बादलों से बने ढाबे पर खाना खाने आने लगे और दूसरी तरफ सेठ जी का ढाबा पूरी तरह से बंद हो गया। सेठ जी ने बादलों के ढाबे के बारे में बहुत सुन रखा था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच किशोर के बेटे ने जादुई बादलों का ढाबा खोल लिया है? मुझे खुद जाकर देखना होगा। और ये सोचकर सेठ जी वहां पर जाते हैं जहां पर सभी लोग विजय के ढाबे पर जाने का इंतजार कर रहे थे। सेठ जी देखते हैं कि वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सेठ जी एक आदमी से पूछते हैं, सुनो भाई, क्या सचमुच विजय ने जादुई बादलों का ढाबा खोल लिया है? हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है, हम सब उसी के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अरे वो देखो, वो विजय बादलों को लेकर आ गया। तभी विजय अपने साथ कुछ बादलों को लेकर वहां पर पहुंचता है। सभी लोग बादलों पर सवार होकर जाने लगते हैं। सेठ जी वहां खड़े खड़े सोच रहे थे, काश मैं भी बादलों के ढाबे पर खाना खा सकता, लेकिन विजय मुझे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उसके पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार जो नहीं किया था। सेठ जी ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी विजय उनके पास आता है और कहता है, चलिए सेठ जी, मैं आपको भी अपने बादलों से बने ढाबे पर खाना खिलाता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो विजय? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। विजय, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने घमंड में आकर तुम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। कोई बात नहीं सेठ जी, आइए चलिए मेरे साथ। उसके बाद विजय सेठ जी को अपने साथ बादलों से बने जादुई ढाबे पर ले जाता है और उन्हें खाना खिलाता है। किशोर और सीमा भी सेठ जी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और अंत में
जब सेठ जी जाने लगते हैं तब किशोर उनसे कहता है, सेठ जी, अगर आप चाहें तो हमारे ढाबे के मैनेजर बन जाएं। हमें बहुत खुशी होगी। क्या तुम सच कह रहे हो किशोर? तुम्हें तो पता ही है कि मेरा ढाबा बंद हो चुका है। मुझे तो वैसे भी काम की जरूरत है। अगर तुम मुझे अपने ढाबे का मैनेजर बना लो तो इससे ज्यादा खुशी की बात भला मेरे लिए क्या हो सकती है। और इस तरह किशोर ने सेठ जी को माफ करके अपने ढाबे पर मैनेजर रख लिया।